आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, डॉक्टर संतोष कुमार यूरोलॉजी विभाग पीजीआई चंडीगढ़ व प्रोफेसर शिवानी शर्मा वार्षिक विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आयुर्वेद के ऊपर व आरोग्य भारतीय संगठन के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। डॉक्टर अशोक कुमार जी ने आयुर्वेद के ऊपर जानकारी देते हुए बताया, आज हमारे साथ आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री अशोक वार्ष्णेय जी और पीजीआई के डॉक्टर संतोष जी और बहन जी पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे साथ में बैठे हैं। तो आरोग्य भारती की बैठक रही। आरोग्य भारती बैठक के बारे में जो विषय आपसे मेरा प्रश्न है कि आरोग्य भारती पूरे देश भर में काम कर रही हैं। क्या आपकी आरोग्य भारती की पकड़ जो है पूरे देश भर के जितने भी प्रांत जिले हैं उनमें आपका काम है? आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन भी है और एकेडमिक संगठन भी है। 2 नवंबर सन 2002 से प्रारंभ होकर इन 23 वर्षों में आरोग्य भारती सभी 43 प्रांतों में इसकी सक्रिय इकाइयां हैं। कुल मिलाकर 933 जिले आरोग्य भारती की रचना में हैं। चल रहे हैं। इन 933 में से 857 जिले ऐसे हैं कि जिनमें आरोग्य भारती का कोई न कोई कार्यकर्ता है। लगभग 92% से थोड़ा अधिक होता है ये। और इनमें से एक 45% जिले ऐसे हैं कि जिनमें ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आरोग्य भारती की रचना में सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है और समाज के सभी वर्गों का भी प्रतिनिधित्व है। ग्रामीण क्षेत्र का होगा, नगरीय होगा, जनजातीय होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर होगा, सब प्रकार के व्यक्ति आरोग्य भारती की रचना में है। दूसरा अशोक जी, मेरा प्रश्न है कि आरोग्य भारती का जैसे योग से आयुर्वेद का मिलन है, क्या हम आपके संगठन के द्वारा या आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा योग को और आयुर्वेद को जोड़कर कोई योगशालाएं वगैरह भी चलती है? आरोग्य भारती जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद ही एक ऐसा तंत्र है कि जहां पर स्वस्थ वृत्त के रूप में इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का ठीक प्रकार से वर्णन किया है। होम्योपैथी में भी है और इसलिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर जब कभी भी कोई भी व्यक्ति चर्चा करेगा वो आयुर्वेद के निकट होगा ही होगा। और उसमें केवल स्वस्थ जीवन शैली, आहार विहार नहीं, तो योग भी उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसलिए आरोग्य भारती के जो 27 विषय हैं उनमें योग प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे देश में लगभग 15,000 ऐसे केंद्र हैं जहां पर दैनिक योग का प्रशिक्षण होता है। कुछ जगह है जहां साप्ताहिक भी है और योग के बारे में एक एडवांस ट्रेनिंग भी कई स्थानों पर होती है। एक जैसे कहा जाता है कि भारत संस्कृति में हर घर में, हर रसोई में आयुर्वेद है। और मैंने अभी आपका विषय चर्चा में सुना कि हर घर में आयुर्वेद है, फिर भी लोगों को जो आहार व्यवहार है या कैसे दिनचर्या रहनी चाहिए एक आहार के ऊपर, वो जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण लोगों में अधिकतम शुगर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये जो छोटी छोटी बीमारियां आज देश भर में जैसे जानकारी मिली कि 50 करोड़ से ऊपर संख्या है इनकी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है, लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे उन सुविधाओं के अति उपयोग के कारण असुविधाएं भी हो रही है। और इनका दुष्परिणाम हमको जीवन शैली जनित रोग या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या बायोलॉजी की भाषा में हम एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये बढ़ रहे हैं। और जैसा इनका नाम है वैसा इनका निदान भी है कि अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को थोड़ा व्यवस्थित कर ले तो व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। दूसरी बात, हमारे ऋषि मुनियों ने जिन तत्वों की
व्यक्ति को नियमित रूप से आवश्यकता होती थी, उन तत्वों को मसाले के रूप में उपलब्ध कराया है। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि मसाले केवल भारत में ही होते हैं। प्राचीन काल से लेके आज तक भारत मसालों का व्यापार करता आया है और इसलिए हमारे यहाँ रसोई में मसालों का सहज स्वाभाविक उपयोग था, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक है। पहले भी था, आज भी था, लेकिन विज्ञान की भाषा पढ़ने के कारण और इन ऐसे जो क्लासिकल विषय है, इनको जितना महत्व मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो लोग भूलते चले जा रहे हैं। वो केवल स्वाद तक सीमित रहते हैं। उसका दुष्परिणाम कि जीवन शैली डिस्टर्ब हुई, तो जीवन शैली जनित रोग भी हुए। लेकिन आज भी ये मसाले किसी भी व्यक्ति के ऐसे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में सहायता प्रदान करते हैं, बशर्ते ठीक प्रकार से उनका सदुपयोग हो। एक अशोक जी, जैसे भारतीय संस्कृति में भोजन से पहले मंत्र जाप किया जाता है, उसके पीछे क्या तथ्य रहता है कि क्यों मंत्र जाप करते? भोजन की थाली सामने पड़ी हो आपके और मंत्र उच्चारण करते, उसका क्या तथ्य है? भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि हम हर एक में भगवान का अंश देखते हैं। भोजन में ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हम बोलते हैं कि जो परमात्मा ने हमको दिया, प्रकृति के माध्यम से दिया, तो वो जो हमको मिला है वो एक भगवान का ही अंश है। और हम भोजन करने के पहले भगवान का भी स्मरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भोजन वैसा प्रसाद का रूप ग्रहण करे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। और दूसरी बात एक और है, संस्कृत के श्लोकों की एक विशेषता है कि उनको उनकी पद्धति से जब बोलते हैं और शरीर का वैसा मूवमेंट होता है तो उस तरह के पाचक रस भी निकलते हैं। और भोजन के सामने जब हम बोलते हैं जो खुशबू जाती है, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है वो जब निकलते हैं तो भूख जोर से लगती है। तो कैसा भी भोजन बने वो अच्छा ही लगेगा उस समय, वही भगवान का प्रसाद। अशोक जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा, कुछ चर्चा की, बड़ा कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।